प्रथम प्रश्न पत्र में इस अंक के पूर्व हमने ये पढ़ा था कि संविधानवाद क्या होता है, संविधानवाद की परिभाषाएं कौन कौन सी हैं और संविधान तथा संविधानवाद में क्या अंतर है, ये हम देख चुके हैं। उसमें मैंने कहा था कि द्वितीय प्रश्न पत्र आज शुरू करेंगे, पर प्रथम प्रश्न पत्र के इस प्रथम इकाई का आखिरी कुछ भाग शेष है, तो आज हम उसे पढ़ते हैं और अगले अंक में द्वितीय प्रश्न पत्र को शुरू करेंगे। तो आज हमारे पढ़ने का विषय है संविधानवाद की विशेषताएं, लक्षण और इससे संबंधित विभिन्न अवधारणाएं। ये तीन चीजें आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं संविधानवाद की सामान्य विशेषताएं। जैसा हमने उस दिन जाना था कि संविधानवाद के अंतर्गत शासन को नियंत्रित किया जाता है, शासन को मर्यादित किया जाता है, शासन को सीमित रखा जाता है और वह संविधान के माध्यम से किया जाता है। ये जो व्यवस्था होती है उसे हम संविधानवाद कहते हैं। तो जब हम इस अर्थ में संविधानवाद की सामान्य विशेषताओं को ढूंढने की कोशिश करते हैं तो पहली विशेषता आती है कि मूल्य संबद्ध अवधारणा है। यानी जैसे मूल्य होंगे, प्रत्येक राज्य के अपने मूल्य होते हैं, नागरिकों के अपने मूल्य होते हैं, अपने विश्वास होते हैं, उन मूल्यों और विश्वासों के आधार पर संविधानवाद की धारणा का निर्माण होता है। दूसरी इसकी विशेषता है संस्कृति संबद्ध अवधारणा है। जैसी राजनीतिक संस्कृति होगी उसी के अनुरूप संविधानवाद से संबंधित अवधारणा का विकास। तीसरी है गत्यात्मक अवधारणा। वैसे तो स्थायित्व नहीं होती पर गतिशील भी है, इसीलिए प्रगति में कहीं बाधक नहीं है। समय के साथ, विकास के साथ संविधानवाद की अवधारणा में भी परिवर्तन आता है, बदलाव आता है। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि गत्यात्मकता लिए हुए अवधारणा है। फिर इसकी चौथी विशेषता, सामान्य विशेषता है, ये समभागी अवधारणा है। क्योंकि बहुत से राज्यों के नागरिकों के मूल्य एक जैसे हो सकते हैं, बहुत से राज्यों के नागरिकों के विश्वास एक जैसे हो सकते हैं, बहुत से राज्यों की राजनीतिक संस्कृति एक जैसी हो सकती है। और ये जो समानताएं विभिन्न राज्यों की राजनीतिक संस्कृति में, मूल्यों में, विश्वासों में है, ये समानताएं संविधानवाद को समभागी अवधारणा के रूप में स्थापित करती है। क्योंकि जब समानता लिए हुए मूल्य है, विश्वास है, राजनीतिक संस्कृति है, तो संविधानवाद भी समान होगा। और इस आधार पर हम कहते हैं कि ये समभागी अवधारणा है। फिर साध्य से संबंधित अवधारणा है। संविधानवाद साध्य है, लक्ष्य है। ये वह लक्ष्य है जो नागरिकों को अधिकारिक स्वतंत्रता देना चाहता है, जो नागरिकों को अधिकारिक अधिकार देना चाहता है। इसका लक्ष्य है शासन को नियंत्रित करना, शासन को मर्यादित करना, और उसका साधन वो संविधान को बनाते हैं। तो ये साध्य से संबंधित अवधारणा है। और ये जिस साध्य से संबंधित अवधारणा है उसका साधन संविधान है अधिकांश देशों में। इसलिए हम कहते हैं कि संविधान पर आधारित अवधारणा है। क्योंकि हमने इसके पहले के अंक में भी ये देखा था कि संविधान यो माध्यम बनता है जिसके द्वारा शासन को नियंत्रित और मर्यादित किया जाता है और जनता को अधिकार दिए जाते हैं। तो ये सामान्य विशेषताएं, मूल्य संबद्ध अवधारणा, संस्कृति संबद्ध अवधारणा, गत्यात्मक अवधारणा, समभागी अवधारणा, साध्य से संबंधित अवधारणा और संविधान पर आधारित अवधारणा, ये संविधानवाद की सामान्य विशेषता है। अब बात आती है लक्षणों की। संविधानवाद से संबंधित तीन प्रकार की अवधारणाएं मौजूद है। एक पाश्चात्य अवधारणा जिसे उदारवादी लोकतंत्रों की अवधारणा कहते हैं, एक साम्यवादी अवधारणा है और तीसरी विकासशील देशों से संबंधित अवधारणा है। ये तीन प्रकार की अवधारणाओं को हम देखते हैं। तो जो स्थापित अवधारणा है वो उदारवादी लोकतंत्रों की अवधारणा है, पाश्चात्यवादी अवधारणा है, पाश्चात्य अवधारणा है। और इसके जो लक्षण है उसे ही हम संविधानवाद के लक्षणों में शामिल करते हैं। तो वो लक्षण कौन से जो जहां संविधानवाद है वहां पर हमें दिखाई देते हैं, तो पहला है वह संविधान होता है। क्योंकि संविधान ही वह माध्यम है जिसके द्वारा शासन को नियंत्रित करने की संस्थागत व्यवस्था होती है। इसलिए संविधान पहला अनिवार्य लक्षण है संविधानवाद का। दूसरा, जो शासन होता है
वो जनता के प्रति उत्तरदायी हो। हालांकि कोई जरूरी नहीं कि लोकतंत्र गारंटी है संविधान का, कोई जरूरी नहीं। यदि लोकतंत्र है पर शासन कानून के अनुसार संचालित नहीं होता, संविधान के अनुसार संचालित नहीं होता, जनता पे अत्याचार हो रहा है, तो हम उसे संविधानवाद नहीं कह सकते। तो पर अधिकांशतया ये संभव लोकतंत्र में ही होता है कि जनता को उसके अधिकार मिलते और शासन मर्यादित और सीमित होता है जनमत के माध्यम से। तो इसलिए जनता के प्रति उत्तरदायी शासन का होना ये भी संविधानवाद का एक लक्षण है। फिर विधि सम्मत शासन और शासन सत्ता पर नियंत्रण की व्यवस्था होना, अमर्यादित निरंकुश शासन नहीं हो, तब हम कहेंगे ये संविधानवाद है। फिर वहां पर नागरिकों के मूल अधिकारों की व्यवस्था होती है, न्यायपालिका स्वतंत्र होती है, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति न्यायपालिका को मिली हुई होती है। यानी ऐसे कानून जो अवैध है, जो असंवैधानिक है, उन्हें न्यायपालिका अवैध घोषित कर सकती है। ये शक्ति न्यायपालिका को मिले। न्यायपालिका कार्यपालिका व्यवस्था से पृथक रहे, स्वतंत्र रहे, निष्पक्ष रहे, भयमुक्त होकर के नागरिकों के हित में, कानून के हित में, संविधान के हित में अपना न्याय दे सके। यदि ये व्यवस्था होती है तो हम कहते हैं संविधानवाद है। फिर शक्ति पृथकीकरण और विकेंद्रीकरण, ये दोनों चीजें होनी चाहिए। शक्ति गांव स्तर तक पहुंची हुई हो, विकेंद्रित हो, और कार्यपालिका व्यवस्थापिका न्यायपालिका इनके बीच में भी शक्तियों का पृथकीकरण हो। कहीं ये केंद्रीकरण शक्ति का नहीं हो, क्योंकि शक्ति भ्रष्ट करती है और अत्यधिक भ्रष्ट करती है, ऐसा विद्वान का कोटेशन है। तो शक्तियों का विकेंद्रीकरण होना, पृथकीकरण होना, ये भी संविधानवाद का एक लक्षण कहलाता है। फिर श्रेष्ठ परंपराएं और सामाजिक बहुलवाद, ये भी जरूरी है। यदि समाज में श्रेष्ठ परंपराएं हैं, उन्नत परंपराएं हैं, तो कैसा भी शासक हो वो उन श्रेष्ठ परंपराओं से नियंत्रित रहेगा, मर्यादित रहेगा और निरंकुश आचरण नहीं करेगा। साथ ही जब बहुलवाद लिए हुए समाज है तो वो जो सामाजिक संघ होते हैं विभिन्न प्रकार के, वो भी शासन को मर्यादित और नियंत्रित करने की कोशिश करेंगे और उसके बाद ही संविधानवाद स्थापित होगा। तो श्रेष्ठ परंपराओं का होना और सामाजिक बहुलवाद का होना, ये भी एक लक्षण माना जाता है संविधानवाद का। आर्थिक समानता और सामाजिक न्याय, ये यदि नहीं है तो भी हम नहीं कह सकते कि संविधानवाद है। यानी आर्थिक समानता का होना जरूरी है, अमीर ज्यादा अमीर नहीं हो, गरीब ज्यादा गरीब नहीं हो, और आर्थिक आधार पर कोई किसी का शोषण नहीं करे, और जाति, भाषा, धर्म, वर्ण, लिंग, इसके आधार पर किसी के साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाए। इस प्रकार की व्यवस्था होती है तो हम कहेंगे कि सामाजिक और आर्थिक न्याय और समानता की स्थापना हो रही है। और यदि ये होता है तो हम कहेंगे कि संविधानवाद लागू हो रहा है। ये भी एक लक्षण है। तो हमने देखा संविधानवाद की सामान्य विशेषताएं और संविधानवाद के लक्षण। अब बात आती है संविधानवाद की विभिन्न अवधारणाओं की। तो जब हम विभिन्न अवधारणाओं की बात करते हैं तो इनमें पहली अवधारणा आती है पाश्चात्य अवधारणा, जिसे उदारवादी लोकतंत्र की अवधारणा भी कहा जाता है, और आमतौर पर इसे सामान्य तौर पर संविधानवाद मान लिया जाता है। और इसका दार्शनिक आधार क्या है कि ये व्यक्ति की स्वतंत्रता में विश्वास करते हैं, राजनीतिक समानता में विश्वास करते हैं, सामाजिक आर्थिक न्याय में विश्वास करते हैं, लोक कल्याण की साधना इनका लक्ष्य होता है। और जब ये सारी व्यवस्थाएं होती है तो ये धारणा ये मानती है कि वहां पर संविधानवाद है। और इसके लिए इनकी मान्यताएं क्या है? इनकी मान्यता है कि राजनीतिक शक्ति का संस्थाकरण किया जाना चाहिए। पहली ये जो पाश्चात्य अवधारणा है ये मानती है कि राजनीतिक शक्ति का संस्थाकरण होना चाहिए। तो राजनीतिक शक्ति का संस्थाकरण किस तरह से होगा? तो लोकतंत्र के माध्यम से होगा, प्रतिनिधित्वक सरकारों के माध्यम से होगा, बहुल और खुली सामाजिक व्यवस्था के माध्यम से होगा। तो पहली इनकी मान्यता है। दूसरी की मान्यता है राजनीतिक शक्ति को नियंत्रित व उत्तरदायी रखने के लिए संस्थागत व्यवस्थाएं होनी चाहिए। ये व्यवस्थाएं क्या होगी? संविधान के माध्यम से नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए जाए, विधि का शासन हो, कानून का शासन हो, शक्ति पृथकीकरण हो, स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका हो। यदि ये चीजें हैं तो हम कहेंगे राजनीतिक शक्ति को नियंत्रित और उत्तरदायी रखने के लिए संस्थागत व्यवस्थाएं हैं। और तीसरी अवधारणा ये मान्यता है इस पाश्चात्य अवधारणा की कि राजनीतिक शक्ति को एकाधिकार से बचाना होगा। और राजनीतिक शक्ति को एकाधिकार से बचाने के लिए क्या होना चाहिए? नियमित रूप से चुनाव वहां पर किए जाए, राजनीतिक दलों और समूहों की स्थापना का वातावरण हो, स्वतंत्र प्रेस हो, प्रभावी लोकमत हो और सामाजिक बहुलवाद। यदि ये चीजें होगी तो हम कहेंगे राजनीतिक शक्ति पर एकाधिकार नहीं। तो ये जो धारणा है ये धारणा पाश्चात्य अवधारणा कहलाती है।
और इस अवधारणा का संविधानवाद कहां पर है? तो इंग्लैंड में है, अमेरिका में है, स्विट्जरलैंड में है और पश्चिमी यूरोप के अन्य देशों में भी इस प्रकार का संविधानवाद पाया जाता है। तो ये संविधानवाद की पाश्चात्य अवधारणा। दूसरी अवधारणा है संविधानवाद की साम्यवादी अवधारणा। साम्यवादी अवधारणा, जैसा कि हम जानते हैं, साम्यवाद ये मानता है कि राज्य वर्ग शोषण का हथियार है और एक राज्यहीन वर्गहीन शोषण मुक्त समाज की स्थापना को करना चाहते हैं और अंतरिम रूप से भी वो सर्वहारा वर्ग की तानाशाही स्थापित रखना चाहते हैं। इसलिए इनकी धारणा, संविधानवाद की धारणा, उस धारणा से अलग है जो धारणा उदारवादी लोकतंत्र वाले मानते हैं, क्योंकि राजनीतिक स्वतंत्रता की बजाय आर्थिक समानता पर ज्यादा बल देते हैं और इनका ऐसा मानना है कि शक्ति के आर्थिक पहलू ही सर्वोच्च होते हैं, आर्थिक शक्ति से संपन्न वर्ग का ही प्रभुत्व होता है और राजनीतिक जो शक्ति है वो आर्थिक शक्ति के अधीन है। ये इनकी धारणा है और इसलिए ये कुछ संस्थागत व्यवस्थाएं करना चाहते हैं। ये जो संविधानवाद है, साम्यवादी संविधानवाद, ये कुछ संस्थागत व्यवस्थाएं करना चाहता है। वो व्यवस्थाएं क्या है? उत्पादन और वितरण के साधनों पर समाज का अधिकार करना चाहते, सार्वजनिक स्वामित्व हो, संपत्ति का समान वितरण हो और राजनीतिक शक्ति पर साम्यवादी दल का एकाधिकार। ये चाहते हैं कि ये व्यवस्थाएं होगी तो संविधानवाद है। और ऐसी व्यवस्थाएं का जितने भी साम्यवादी देश हैं, चाहे वो चीन हो, चाहे उनका सोवियत संघ हो, वहां पर इसी प्रकार के व्यवस्थाओं को संविधानवाद कहा गया है। तो ये दो चीजें हैं, एक उदारवादी लोकतंत्र वाला संविधानवाद, दूसरा साम्यवादी संविधानवाद। तीसरी संविधानवाद से संबंधित अवधारणा आती है, वो है विकासशील लोकतंत्रों की अवधारणा। अब यहां पर क्या है कि अभी ये अस्थायित्व के दौर से गुजर रहे, अभी यहां पर संविधानवाद बन रहा है, पूर्णतया परिपक्व नहीं हो पाया, क्योंकि यहाँ की बहुत सी समस्याएं हैं, आर्थिक समस्याएं हैं, वहां की सामाजिक समस्याएं हैं, स्थायित्व की समस्या है, सत्ता के वैधता की समस्याएं हैं, बहुत सी समस्याएं विकासशील लोकतंत्रों में विद्यमान हैं। तो इसलिए वहां पर जो संविधानवाद है वो एक अलग तरह का संविधानवाद हमें दिखाई देता है। और वहां के संविधानवाद के यदि हम लक्षणों की बात करें तो हमें कह सकते हैं कि एक तो वहां का संविधानवाद निर्माण की अवस्था, दूसरा वहां का संविधानवाद मिश्रित प्रकृति का है। उदारवादी लोकतंत्र और साम्यवाद, इन दोनों की कुछ बातों को उन्होंने अपने वहां समाहित कर लिया, उसे उन्होंने संविधानवाद कहा है। तो ये मिश्रित प्रकृति के संविधानवाद में विश्वास करते हैं। ये प्रवाह के दौर में है और दिशाहीन चरण में है, अभी कोई किस दिशा में जाएगा अपने आप में स्पष्ट नहीं है। इस प्रकार का यह संविधानवाद है। बहुत संक्षेप में हम कहें इन विकासशील लोकतंत्रों के संविधान के बारे में, तो हम ये कह सकते हैं कि ये साध्य के अंतर्गत तो, साध्य के मामलों में तो लोकतंत्र, उदारवादी लोकतंत्र की अवधारणा के निकट है, पर साधनों के माध्यम में ये साम्यवादी लोकतंत्र, साम्यवादी संविधानवाद के निकट है। यानी ये दोनों का मिला जुला रूप है। इस प्रकार का संविधानवाद विकासशील लोकतंत्रों के अंतर्गत पाया जाता है। तो ये तीन अवधारणाएं हैं संविधानवाद से संबंधित जो वर्तमान समय में प्रचलित है। इस प्रकार संविधानवाद से संबंधित समस्त बातें हमने पढ़ ली। अब अगले अंक में हम द्वितीय प्रश्न पत्र प्रतिनिधि राजनीतिक चिंतक शुरू करेंगे और उसमें पहले चिंतक प्लेटो को हम